गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 11th में अकाउंटेंसी में अपना जो था चैप्टर नंबर 3 में अकाउंटिंग इक्वेशन का टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपको 1 से 6 में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन का ही है। अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को पढ़ के पहले बताऊंगा कि एसेट्स में कौन कौन से कॉलम अपने बनाने हैं और लायबिलिटी में कौन कौन से कॉलम बनाने। ठीक है, तो इक्वेशन को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी अकाउंटिंग इस इक्वेशन में मेरे को एसेट्स कौन कौन सी एसेट्स हैं। रोकड़ धनराशि से व्यवसाय प्रारंभ किया, तो ये तो एकदम हो जाओ श्योर कि अपना कैश का और कैपिटल तो चलना ही है। ठीक है, किराए की प्राप्ति, रेंट रिसीव्ड हुआ है, कुछ आउटस्टैंडिंग वगैरह होता तब आपको अपने लायबिलिटी एसेट साइड में कुछ बनाना पड़ता, तो यहां पर ये कैश में कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा। अंशों में निवेश धन, हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है और इन्वेस्टमेंट हमारी जो है वो एसेट्स ही होती है, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी एसेट्स होगी। लाभांश की प्राप्ति, पैसा मिल रहा है, कैपिटल में एडजस्टमेंट होगा। उधार माल खरीदा क्रेडिटर बनेगा, यानी कैपिटल और क्रेडिटर तो दोनों बनेंगे कैपिटल साइड में, और एसेट साइड अपने कैपिटल और क्रेडिटर ये दोनों लाइबिलिटी साइड में बनेंगे। एसेट साइड में कैश का अभी तक आया है। उसके बाद घरेलू व्यय के लिए नगद भुगत, एक अपना इन्वेस्टमेंट हो गया, एक स्टॉक हो चुका है कि माल वगैरह खरीदा है, और घरेलू व्यय के नगद भुगतान ये भी ड्राइंग का एडजस्टमेंट है। नगद माल बेचा ये भी हो जाएगा। रागिनी को नगद भुगतान किया ये भी हो जाएगा। बैंक में जमा करवाएं तो बैंक का आपका बैलेंस ये भी आपकी एसेट्स है। तो एसेट साइड में आपको 4 कॉलम बनाने हैं, कैश का, बैंक का, एक आपका इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट्स है, और एक स्टॉक का। और लाइबिलिटी साइड में 2 हेडिंग आपको बनाने, मतलब 2 बनाने कॉलम, एक कैपिटल का और एक क्रेडिटर का। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें तो फॉर्मेट जो हमें बनाना है वो फॉर्मेट हम लोग तैयार करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ट्रांजेक्शन, वैसे तो आपको बताया हुआ है कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होता है। ठीक है, तो पहले इसका फॉर्मेट तैयार करें, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 अपना है, तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, जो भी अपने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। उसके बाद आपको यहां पर एसेट्स। अब एसेट्स में क्या, एसेट्स में आपको बताने कितने कॉलम, एक तो बना लिया कैश का, प्लस स्टॉक का, प्लस बैंक का, और एक आपका डेटर का। किसी को सॉरी, डेटर अपने नहीं है क्योंकि हमने उधार माल बेचा नहीं। एक आप बना लो अपने इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, इक्वल इतना ही रहने वाला है। इस साइड में आपका एसेट्स के इक्वल क्या होने वाली है, लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपकी 2 हेडिंग, एक आपकी कैपिटल प्लस एक आपका क्रेडिटर। बस जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा, ये हमने नोट कर लिया कि अपने पास यही एसेट्स और लाइबिलिटी होने वाली है। अब हम इसमें अपना लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लस का चिन्ह भी, हर जो भी आपने लिखा है, जो आपकी एसेट्स हुई है, जनरेट हो रही है, आपको उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। और एसेट्स जैसे ही सारी आपने रिकॉर्ड कर दी कि भाई ये क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उस एसेट्स के बाद में इक्वल का सिंबल जो है वो आपको यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पर यूज कर रखा है। ठीक है, और इसके बाद फिर आपकी लाइबिलिटी साइड में जो क्वेश्चन को रीड कर लो कि क्या कौन कौन सी अपनी लाइबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, जैसे हमने ये सारा रिकॉर्ड कर लिया कि अपने पास यही एसेट्स और लाइबिलिटी थी, और जैसे ही हुआ ऊपर सबसे पहले इसको मेन जो हेडिंग है इसको पूरे को आप लोग बॉक्स में बंद कर दो। ठीक है, जैसे ये हमने किया, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं कि फर्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है रोकड़ धनराशि से व्यापार प्रारंभ किया, 1,20,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, इसे कहते हैं इंग्लिश में बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो 1 नंबर पे बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, नगद लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। नगद कितनी लगाई है, नगद आपने 1,20,000। स्टॉक आपके पास नहीं है, बैंक का बैलेंस नहीं है,
सॉरी 1,20,000, हाँ सही है कि नगद हमने लगाई, स्टॉक आपके पास नहीं है, बैंक नहीं है, बैंक का बैलेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट अभी तक कुछ नहीं है। ये 1,20,000 रुपए आपने जो लगाए हैं वो किस चीज के, कैपिटल के लगाए हैं, तो ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। बता दूं प्लस का चिन्ह आप लोग न्यू इक्वेशन में ही यूज करना, वरना कहीं ना कहीं गलती कर दोगे कि ऐसा मैंने जैसे ही एक ट्रांजेक्शन अपना होता है आपको यूज करना है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन आपको बताती है कि आपका जो बैलेंस आपको बताती है कि क्या आपके पास बैलेंस है, कैश है, स्टॉक नहीं है, बैंक का बैलेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं है, इक्वल का सिंबल, ये 1,20,000 आपकी कैपिटल प्लस क्रेडिटर नहीं है। तो ध्यान रखना हर न्यू इक्वेशन में आपकी एसेट्स और लायबिलिटी का टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। अब चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर सेकंड की। सेकंड ट्रांजेक्शन कौन सा है? सेकंड ट्रांजेक्शन अपना है किराए की प्राप्ति, रेंट रिसीव्ड, किराया प्राप्त हुआ है, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कितने रुपए, 10,000 रुपए किराए के प्राप्त हुए। तो 10,000 रुपए पैसा आ रहा है, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा 10,000 से, ठीक है। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक बैलेंस पर कोई है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट पर कुछ नहीं, जो भी एक्सपेंसेज होते हैं कैपिटल में से लेस कर दो, इनकम आ रही है तो ऐड कर दो। तो यहां पर 10,000 रुपए कैपिटल में प्लस कर दो, क्रेडिटर पर कुछ नहीं फर्क पड़ा। जैसे ही ट्रांजेक्शन होता है, मतलब आपको ये देखना है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे एसेट्स और लाइबिलिटी पर फर्क पड़ रहा है। केवल एसेट्स पे फर्क पड़ रहा है तो एसेट साइड में शो कर दो, और लाइबिलिटी में फर्क पड़ रहा है तो लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड कर दो। तो अब नेट इनका निकाल लो, न्यू इक्वेशन। अब आपके पास कैश कितनी है, 1,20 और 10,000 और आ गई, कितनी हो गई, 1,30,000 प्लस स्टॉक है नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, प्लस इन्वेस्टमेंट नहीं है, इक्वल का सिंबल, कैपिटल आपके पास होगी 1,30,000 प्लस क्रेडिटर आपके पास नहीं है, ठीक है। जैसे ही हुआ अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की ओर, ट्रांजेक्शन नंबर 3। ये देखो आपके पास है अंशों में निवेश धन, अंशों में निवेश धन, इसका मतलब है कि हमने पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के शेयर हमने खरीद रखे हैं और शेयर पर हमें लाभांश मिलेगा। तो पैसा हमने विनियोजित कर रखा है, कहीं हमने क्या किया, अपने कैश यहां से निकाली और कहीं इन्वेस्ट कर दी। वो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट्स ही होती है। कितने रुपए, 50,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर अंशों में निवेश, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर की हमने शेयर खरीदे कितने के, अंशों में निवेश धन किया हमने 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए यहां कम हो गए, ठीक है। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक बैलेंस पर इन्वेस्टमेंट जो थे वो आपके 50,000 से बढ़ जाएंगे, केवल एसेट्स पर फर्क पड़ रहा है, बाकी ना तो आपकी कैपिटल पर कोई फर्क, ना ही आपके क्रेडिटर पर। जैसे ये ट्रांजेक्शन हो गया लाइन ड्रॉ कर देंगे और न्यू इक्वेशन लिख देंगे। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, कैश कितनी है, 1,30,000 में से 50,000 अपने गए तो अपने पास रह गए 80,000 प्लस स्टॉक नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। अब आपके पास इन्वेस्टमेंट जनरेट हो चुकी है, 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, इक्वल का सिंबल, 1,30,000, इधर भी 31 और इधर भी आपका टोटल जो है 1,30,000 ही आ रहा है। ये आपको हर इक्वेशन में ध्यान रखना है, वरना गलती कहीं ना कहीं हो जाएगी। लाभांश की प्राप्ति यानी डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है अंशों पर, तो यहां पर लिख दो डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश आपको मिल रहा है कितना, 5,000 रुपए, कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, स्टॉक कुछ नहीं है, बैंक कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्ट कर रखा था उससे अब इनकम बननी स्टार्ट हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट तो उतना ही है, इनकम आ रही है तो कहां पर एडजस्टमेंट होगा, कैपिटल में, प्लस 5,000 रुपए आप कैपिटल में ऐड कर दो, और क्रेडिटर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ही कर दिया आपने, लाइन ड्रॉ कर दो और लिख देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। कैश कितनी है, 80,000 थे, 5,000 और हो गए, कितने हो गए, 85,000 रुपए, प्लस स्टॉक नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके हो गए 50,000 के, इक्वल आपके पास कैपिटल हो गई 31 और 1,35,000 और क्रेडिटर आपके पास नहीं है। अगला ट्रांजेक्शन देखें 5 नंबर पे, रागिनी से उधार करे 35,000 रुपए, गुड्स परचेज फ्रॉम रागिनी, गुड्स परचेज फ्रॉम
रागिनी, रागिनी से हमने गुड्स परचेज किया है उधार, कितने का? 35,000 का उधार माल खरीदा। उधार खरीदा है तो नगद का भुगतान तो किया ही नहीं, तो स्टॉक आपका बढ़ चुका है। स्टॉक में आपके पास 35,000 का माल आ चुका है। बैंक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उधार माल खरीदा है, आपके क्रेडिटर लेनदार आपके बढ़ जाएंगे कितने से? 35,000 से आपके लेनदार बढ़ जाएंगे। जैसे ही हुआ लाइन ड्रॉ कर दो और लिख दो न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। कैश कितनी है आपके पास? कैश एज इट इज वही है, 85,000 रुपए कैश है, प्लस अब 35,000 आपके पास स्टॉक हो चुका है। बैंक बैलेंस अभी नहीं है। 50,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट है, इक्वल का सिंबल। 1,35,000 की आपकी कैपिटल है और 35,000 रुपए के आपके लेनदार है। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 नंबर ट्रांजेक्शन बोलता है घरेलू व्यय के लिए नगद भुगतान किया, कैश विड्रॉवल फॉर पर्सनल यूज, कितने? 7,000 रुपए। कैश बिजनेस से निकाल ली, कैश विड्रॉवल की है फॉर पर्सनल यूज, थोड़ा सा लिख दो शॉर्ट में, पर्सनल यूज के लिए आपने कितने रुपए निकाले हैं? घरेलू उपयोग के लिए 7,000 रुपए। तो कैश कम हो गई 7,000 से। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इन्वेस्टमेंट पे ड्रॉइंग है तो आपकी कैपिटल में से एडजस्टमेंट होंगे। 7,000 रुपए यहां से लेस कर देंगे। क्रेडिटर में कोई फर्क नहीं पड़ा, लिख दिया। न्यू इक्वेशन निकालेंगे, न्यू इक्वेशन। 85,000 में से 7,000 का पेमेंट हो गया। अब हमारे पास कैश रह गई 15 में 7 जाएंगे 8, और ये अपना 78,000 प्लस स्टॉक आपके पास है 35,000 का, बैंक बैलेंस नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपके हैं, ये शेयर जो है आपके पास, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ऑब्लिक लगा के शेयर वर्ड लिख दूं, एक ही बात है, इक्वल। और ये 1,35 में से 7,000 ये अपने गए, तो ये 15 में से इधर अपने गए, तो ये अपने 8, 1,28,000। ठीक है, और प्लस का सिंबल, और 35,000 अपने क्रेडिटर। ठीक है, फिर देखो आगे ट्रांजेक्शन नंबर 7 नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोलता है कि नगद माल बेचा, 10,000 का माल 14,000 रुपए में बेच रहे हैं। नगद माल बेचा, ठीक है, ये गुड्स सेल, गुड्स हमने बेचा है, गुड्स सेल इन कैश लिख दो, नगद में हमने बेचा है। ठीक है, या कैश सेल वर्ड भी यूज कर सकते हो। 10,000 का माल कितने में? 14,000 रुपए बेच रहे हो, यानी नगद बेच रहे हैं। पैसा तो कितना आएगा? 14,000 रुपए आएंगे, तो बैलेंस 14,000 से बढ़ जाएगा। गुड्स कितने का गया? गुड्स 10,000 का ही गया है, ये 10,000 का गुड्स कम हो गया। बैंक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 का माल 14 में बेचा है तो 4,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे ही कर दिया लाइन ड्रॉ करके लिख देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। 78,000 और ये 14,000 रुपये आपके पास और आ गए, 92,000 प्लस 35 में से 10,000 का पेमेंट हो गया, आपके पास रह गए 25,000 प्लस बैंक बैलेंस है नहीं, इन्वेस्टमेंट या शेयर बोलता हूँ क्या 50,000 के, इक्वल का सिंबल, 1,28,000 और 4,000 और आ चुके हैं, 1,32,000 और 35,000 रुपये आपके क्रेडिटर के। ठीक है, इसके बाद फिर देखो 7 के बाद अपना 8 नंबर ट्रांजेक्शन, रागिनी को नगद भुगतान किया, रागिनी को नगद भुगतान किया। रागिनी कौन थी? जिससे हमने उधार माल खरीदा था, क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं कितने का? 35,000 का, और क्रेडिटर थे कितने? 35 के ही है। कैश 8 नंबर ट्रांजेक्शन, कैश पेड टू रागिनी, कैश पेड टू रागिनी। रागिनी को हमने पेमेंट किया कितना? 35,000 का, तो 92,000 हमारे पास थे, इसमें से पेमेंट हमने कर दिया कितने का? पेमेंट हमने कर दिया 35,000 का, तो 35,000 रुपये कम हो जाएंगे। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बैंक बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और इन्वेस्टमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कैपिटल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और क्रेडिटर आपके यहाँ पर पेमेंट हो गया, तो ये आपके कम हो गए पूरे के पूरे 35,000 का पेमेंट, तो पूरे के पूरे लेस कर देंगे। 35,000 का पेमेंट हो चुका है, यहां लिख देंगे न्यू इक्वेशन। 92,000 थे, 35,000 का पेमेंट हो गया। अब आपके पास कैश कितनी है? 57,000। ठीक है, प्लस
25,000 का आपके पास स्टॉक है, प्लस बैंक बैलेंस है नहीं, इन्वेस्टमेंट शेयर आपके पास है 50,000 के, ठीक है, और इक्वल का सिंबल, कैपिटल आपके पास है 1,32,000, प्लस क्रेडिटर 35 के 35 का पेमेंट हो गया, क्रेडिटर आपके पास कुछ भी नहीं बचे हैं। तो टोटल देख लेना एक बार, 5 और 5 50 50 1,00,000 और 31 32, हाँ दोनों साइड का टोटल आपका हर न्यू इक्वेशन में इक्वल आना चाहिए। ट्रांजेक्शन नंबर 9 देखो, बैंक में जमा करवाए 20,000 रुपए, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में जमा करवाए कितने 20,000, बैंक में नकद जमा करवाएंगे तो कैश का बैलेंस कम हो जाएगा, 20,000 रुपए यहां घटा दिए, स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 20,000 रुपए कहां गए, ये बैंक में बढ़ गए, बैंक में पहले से कुछ नहीं था, 10-20,000 रुपए आ चुके। इन्वेस्टमेंट पे, कैपिटल पे और आपके क्रेडिटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे ये हो गया, सबसे लास्ट में मैंने आपको बताया था कि आपको है वो फाइनल, ये थोड़ी सी लाइन एक्स्ट्रा रह गई, फिर आपको यहां पे लिख देना फाइनल इक्वेशन। जैसे सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देते हो, फाइनल इक्वेशन 57,000 में से 20,000 का पेमेंट हो चुका है, आपके पास कितने रह गए 37,000 रुपए आपके पास कैश है, प्लस 25,000 का आपके पास स्टॉक है, प्लस 20,000 रुपए आपका बैंक बैलेंस है, प्लस 50,000 आपके इन्वेस्टमेंट है, इक्वल 1,32,000 आपकी कैपिटल है, प्लस क्रेडिटर आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर और कहें कि हमारे पास जो है कैपिटल जो है वो कितनी है 1,32,000 की, मतलब लाइबिलिटी 1,32 की और एसेट्स भी, लाइबिलिटी और एसेट्स का टोटल इक्वल आता है 50 और 60 70 80 90 95 और अपने 37, 95 और 37, 1,32,000। इस साइड का भी टोटल कितना रहा है 1,32,000। आंसर टेली कर लें कि कैश कितनी है 37,000, तो ये रही कैश 37,000, अंश कितने हैं मतलब इन्वेस्टमेंट 50,000 के, ये रही अपने शेयर 50,000 के, एसेट्स ये माल गुड्स कितना है 50,000 का, ये स्टॉक अपना 50,000 का, बैंक में कितने 20,000, ये बैंक का 20,000, लाइबिलिटी में कैपिटल कितनी है 1,32 ये रहा, और बाकी मतलब पूंजी ही है अपनी, उसके अलावा क्रेडिटर कुछ भी नहीं है। तो ये अपने दोनों साइड का टोटल इक्वल आ चुका है। तो ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसको ध्यान से आप लोग देखना, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो हमने किया है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन से कौन सी एसेट्स और लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, उसी में हम प्लस माइनस कर देते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।